5 साल बीत चुके थे, लेकिन 26/11 के जख्म अभी भी हरे थे। 166 मासूमों की चीखें मुंबई की सड़कों पर गूंज रही थी। हमले के गुनहगार तो मारे गए, पर जिन्होंने उन्हें भेजा था वो अब भी जिंदा थे। पाकिस्तान में महफूज, आईएसआई के दफ्तरों में बेखौफ, दाऊद इब्राहिम के अंडरवर्ल्ड नेटवर्क में छिपे हुए। भारत ने ये हमले भुलाए नहीं थे। भारत इंतजार कर रहा था। पिछले 5 सालों में एक ऑपरेशन चल रहा था, एक अघोषित गुप्त जंग। हर कॉल रिकॉर्डिंग ट्रेस की गई, हर बैंक ट्रांजैक्शन की जांच हुई, हर कनेक्शन को धीरे धीरे बेनकाब किया गया। कराची, एक कॉल टेप हुई। आवाज एक पाकिस्तानी आर्मी अफसर की थी। हमने फंड भेज दिया है, हमारे आदमी तैयार हैं। दुबई, एक हवाला नेटवर्क पकड़ा गया। पैसा पाकिस्तान से यूएई फिर नेपाल होते हुए भारत तक आता था। अब सारी कड़ियां जुड़ चुकी थी। आईएसआई के अफसर, पाकिस्तानी आर्मी और अंडरवर्ल्ड सब इस साजिश में शामिल थे। लेकिन अब सिर्फ सबूत इकट्ठा करना काफी नहीं था। अब सजा का समय था। दिल्ली, एक गुप्त बैठक। भारत के सबसे काबिल एजेंट्स को बुलाया गया। उनके सामने फाइलें रखी गईं। इनमें वे चेहरे थे जो छिपे बैठे थे। आईएसआई के ब्रिगेडियर, पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारी और दाऊद इब्राहिम के सबसे करीबी आदमी। और ऑपरेशन बादल शुरू हो गया। बिना नाम, बिना पहचान, बिना कोई सुराग छोड़े अब सिर्फ मौत बरसने वाली थी। 5 साल की मेहनत के बाद आखिरकार ऑपरेशन बादल को हरी झंडी मिल चुकी थी। कोई सरकारी दस्तावेज नहीं, कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, सिर्फ एक मिशन, इन्हें खत्म करना। पहला शिकार कराची में छिपा था। आईएसआई का एक अफसर जो 26/11 के मास्टरमाइंड्स में से एक था। लेकिन पाकिस्तान की जमीन पर कदम रखना मतलब मौत को बुलाना था। वहां तक पहुंचना भी असंभव लग रहा था। और अब पहला वार होने वाला था। अगली कड़ी में जब भारतीय एजेंट पहली बार पाकिस्तान की जमीन पर कदम रखेंगे तो या तो वो अपने मिशन को पूरा करके लौटेंगे या फिर लौटेंगे ही नहीं। कराची एयरपोर्ट, पाकिस्तान की सरजमी। यहां पर एक हिंदुस्तानी कदम रखना मतलब मौत को बुलाना। लेकिन उस दिन 5 हिंदुस्तानी एजेंट पाकिस्तान में उतर चुके थे। एयरपोर्ट के बाहर 5 अलग अलग टैक्सियां पहले से खड़ी थीं। जैसे ही हमारे जासूस बाहर आए, वे 5 दिशाओं में बट गए, हर कोई अलग रास्ते पर, लेकिन मिशन एक ही बदला। कराची मैरीटाइम म्यूजियम के पास एक छोटे से बाजार में एक भारतीय जासूस पहले से मौजूद था। उसने कबीर मेहता को एक मुस्लिम पहचान दी। अब वह हिंदुस्तानी नहीं था, अब वह ताहिर था। मकसद मुस्ताक की तलाश। वही मुस्ताक जो दाऊद इब्राहिम का खास था, जिसने 26/11 हमलों के लिए पैसे दिए थे। फिर सुबह की नमाज के बाद मुस्ताक मस्जिद से बाहर निकला। कबीर जो अब ताहिर था, उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दिनों की निगरानी के बाद कबीर को एक सुराग मिला। मुस्ताक अक्सर अपनी प्रेमिका से मिलने जाता था, अकेले। कबीर ने एक छोटा सा संदेश भेजा। मौसम की पहली बारिश, पहला निशाना मिल चुका था। अगली शाम बारिश हो रही थी। भारतीय एजेंट ने कबीर को एक तरबूज देते हुए कहा, साहब बहुत मीठा है, खाइए। कबीर ने तरबूज काटा। अंदर एक छोटा बॉक्स था, एक डिटोनेटर और एक बम। उस रात कबीर चुपचाप मुस्ताक की प्रेमिका के घर पहुंचा। एक पुराना टेलीफोन देखा और उसमें बम फिट कर दिया। बाहर निकलते ही उसने फोन लाइन काट दी। अब बस इंतजार था। 2 दिन बाद मुस्ताक वहां पहुंचा। अंदर वह अपनी प्रेमिका के साथ था। तभी फोन बजा। जैसे ही उसने रिसीवर उठाया,
एक जबरदस्त धमाका हुआ। मुस्ताक और उसकी प्रेमिका दोनों खत्म। तरबूज वाकई बहुत मीठा था। इस बीच पाकिस्तान आर्मी के एक अधिकारी के घर में एक महिला नौकरानी रह रही थी। नाम जोया, पहचान एक मुस्लिम काम वाली। हकीकत वह भी एक भारतीय एजेंट थी। उस दिन जोया ने चाय में जहर मिला दिया। पाकिस्तानी अफसर गला पकड़ता हुआ जोया की तरफ बढ़ा, लेकिन जहर बहुत तेज था। कुछ ही सेकंड में वो जमीन पर गिर पड़ा। जोया ने तेजी से गैस सिलेंडर का नॉब घुमा दिया। पूरे घर में गैस फैल गई। फिर उसने एक पतली सी रस्सी को जलाया और दरवाजा बंद कर दिया। एक और धमाका और पाकिस्तानी अफसर का खेल खत्म। पाकिस्तानी पुलिस ने जब पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि पहले जहर दिया गया था। पूरी पाकिस्तानी इंटेलिजेंस हाई अलर्ट पर चली गई। अब शक था कि कोई बाहरी ताकत इसे अंजाम दे रही है, लेकिन कौन, ये अभी भी किसी को नहीं पता था। उधर अफगानिस्तान में एक खुफिया एजेंट ने एक और संदेश भेजा। राणा, एक पाकिस्तानी कनाडाई नागरिक जो डेविड हेडली का खास था, 25 मार्च को एक शादी में आ रहा है। पाकिस्तान में मौजूद भारतीय एजेंट अर्जुन ठाकुर ने जवाब दिया, शादी में हम भी आएंगे मेहमान बनकर। दो दुश्मन मिटा दिए गए थे, लेकिन खेल अभी शुरू हुआ था। अगला निशाना 25 मार्च की एक शादी में मिलेगा और इस बार खेल और बड़ा होगा। 25 मार्च की सुबह 5 छिपे हुए भारतीय जासूस दुश्मन की जमीन पर सबसे बड़े मिशन के लिए तैयार थे। ये पांचों इस मिशन का सबसे अहम हिस्सा थे। इस मिशन के लिए उन्हें हर छोटी से छोटी तैयारी करनी थी। इसीलिए इस्लामाबाद की सड़कों पर उन्होंने नए मुस्लिम कपड़े खरीदे ताकि वे किसी भी शक से बच सकें। खरीदारी के बाद वे एक गुप्त स्थान पर इकट्ठा हुए। वहां उनका अफगानी संपर्क पहले से इंतजार कर रहा था। हाथ में 5 निमंत्रण पत्र और एक चेतावनी। शायद आज तुम्हारी किस्मत बदलेगी या तबाह हो जाएगी, क्योंकि ये शादी किसी आम लड़की की नहीं, बल्कि दाऊद इब्राहिम की बेटी मारिया इब्राहिम की है। भारतीय जासूस वहां सिर्फ राणा को ढूंढने गए थे। योजना तुरंत बदलनी पड़ी। अजय राठौर और विकी नायर ने सुरक्षा गार्डों की वर्दी पहन ली और इस्लामाबाद की सड़कों पर उन्होंने एक पाकिस्तानी पुलिस वाहन चोरी कर लिया। प्रिया सेन और कबीर मेहता एक शादीशुदा जोड़े के रूप में अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर में इस्लामाबाद के लिए निकले। गंतव्य इस्लामाबाद का ग्रैंड हयात। यहाँ दाऊद की बेटी की शादी हो रही थी और यहीं भारत के सबसे खतरनाक दुश्मन मौजूद हो सकते थे। एक बार मिशन पूरा हो जाए, बाहर निकलने का भी रास्ता तैयार था। बलूच लड़ाकों ने इस्लामाबाद के पास एक अपेची AH-64E हेलीकॉप्टर तैयार रखा था। शाम होने में कुछ ही घंटे बाकी थे। गाड़ियों के इंजन गर्म हो चुके थे, हथियार लोड हो चुके थे। अब बस सही मौके का इंतजार था। इस्लामाबाद के ग्रैंड हयात होटल के बाहर एक एम्बुलेंस खड़ी थी। अंदर अफगानी दोस्त तैयार था और बाहर भारतीय जासूस अपने अगले कदम के लिए तैयार थे। शाम के 7 बज चुके थे। ग्रैंड हयात के दरवाजे खुल चुके थे। मेहमान आते जा रहे थे और उनके बीच 5 भारतीय जासूस भी अंदर दाखिल हो चुके थे। हर तरफ नजरें दौड़ाने के बाद भी न राणा दिखा और ना ही दाऊद इब्राहिम। क्या ये जाल था या फिर अभी सही वक्त नहीं आया था? स्टेज पर पाकिस्तान की मशहूर गायिका हदीका कियानी लाइव परफॉर्म कर रही थी। माहौल में संगीत की मदहोशी थी। कुछ समय बाद भारतीय जासूसों ने उसे देखा। राणा स्टेज की तरफ बढ़ रहा था। अचानक 2 हथियारबंद सुरक्षा गार्ड राणा के कान में कुछ फुसफुसाते हैं और वो स्टेज से हटकर उनकी तरफ चल पड़ता है। राणा और सुरक्षाकर्मी लिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। अजय राठौर और विकी नायर, जो पहले से ही सिक्योरिटी गार्ड्स के वेश में थे, तुरंत उनका पीछा करते हैं। लिफ्ट नीचे जाती है, दरवाजे खुलते हैं और सामने नजर आता है ग्रैंड हयात का विशाल कार पार्किंग एरिया। जैसे ही दोनों पाकिस्तानी सुरक्षा गार्ड कुछ आगे बढ़ते हैं, अजय राठौर और विकी नायर एकदम सटीक निशाने से उनके सिर में गोली मार देते हैं। कोई आवाज नहीं, कोई चिल्लाहट नहीं। अब राणा भारतीय जासूसों की गिरफ्त में था। दोनों ने उसे एक ब्लैक SUV में डाल दिया। गाड़ी के अंदर से अजय राठौर ने एक पेजर पर छोटा सा संदेश भेजा। राणा पकड़ा गया। डी का क्या हुआ? यह मैसेज मिलते ही बाकी भारतीय एजेंट्स एक्शन में आ गए। अगर वे चाहते तो अभी निकल सकते थे। ग्रैंड हयात के अंदर भारतीय एजेंट्स ने एक दूसरे को देखा।
अब तक दाऊद कहीं नहीं दिखा था। इस्लामाबाद के बाहर बलूच लड़ाके हेलीकॉप्टर तैयार कर रहे थे। भारतीय जासूसों के पास अब ज्यादा वक्त नहीं था। अजय राठौर और विकी नायर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सवाल एक ही था, राणा को जिंदा ले जाना या यहीं खत्म कर देना, और सजा कब मिलेगी कोई नहीं जानता। अजय राठौर ने बिना एक पल गंवाए अपनी पिस्तौल पर साइलेंसर लगाया और ट्रिगर दबा दिया। राणा, जो कभी कनाडा का नागरिक था, अब सिर्फ एक बेजान लाश था। ग्रैंड हयात होटल के अंदर सुरक्षा गार्ड अचानक एक्टिव हो गए, जैसे किसी को खोज रहे हो। उसी वक्त अफगानिस्तान से एक संदेश आया, डी रेड टोयोटा प्राडो में ग्रैंड हयात छोड़ रहा है 60 सेकंड में। पेजर पर यह संदेश पढ़ते ही भारतीय टीम हरकत में आ गई। ग्रैंड हयात होटल के बाहर एम्बुलेंस पहले से ही तैयार थी। अचानक पार्किंग लॉट में एक इंजन स्टार्ट होने की आवाज आई। 3 गाड़ियां धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। यह एक चलता फिरता किला था। जैसे ही कारें आगे बढ़ी, सभी भारतीय एजेंट्स एक साथ दौड़ पड़े। मिशन अब असली एक्शन में बदल चुका था। छोटे ईयरपीस में एक ही शब्द गूंजा, गो, और पूरा ऑन ऑपरेशन शुरू हो गया। 10वीं मंजिल पर रिया सेन और कबीर मेहता, जो पति पत्नी के रूप में शादी में आए थे, उन्होंने आखिरी दांव खेला। भागते भागते रिया सेन ने धुआं छोड़ने वाला बम फेंका। जैसे ही धुएं का गुब्बार उठा, ग्रैंड हयात के अंदर भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। नीचे पार्किंग में अजय राठौर और विकी नायर ने अपने AK-12 असॉल्ट राइफल उठा ली और बिना रुके गोलियां बरसाने लगे। सामने खड़ी KIA ब्लैक SUV गोलियों से छलनी हो गई। अंदर बैठे 3 गार्ड्स एक पल में ढेर हो गए। पीछे से दूसरी ब्लैक SUV तेजी से आई और अंदर बैठे 2 गार्ड्स ने जबरदस्त जवाबी फायरिंग की। एक गोली विकी नायर के कंधे में लगी। विकी नायर जमीन पर गिर पड़ा। अजय राठौर ने उसे खींचा और कार की ओट में ले आया। इतने में वेटर की वर्दी में एक शख्स तेजी से पार्किंग की ओर भागता है। यह अंडरकवर स्पेशलिस्ट अर्जुन ठाकुर था। अर्जुन ठाकुर ने कवर लिया और ब्लैक SUV के गार्ड्स पर सीधा हमला कर दिया। उसी वक्त रिया सेन ने पार्किंग के गेट के पास स्मोक बम फेंका, जिससे बाहर निकलने का रास्ता धुएं से भर गया। अचानक पूरे ग्रैंड हयात में अलार्म बजने लगे। गूंजती हुई सायरन की आवाज से पूरा इलाका हिल उठा। बाहर खड़ी एम्बुलेंस स्टार्ट हुई और सीधा पार्किंग गेट के सामने आकर रुक गई। अब कोई बाहर नहीं निकल सकता था। चारों भारतीय जासूस अब रेड टोयोटा प्राडो के पास खड़े थे, हथियार तैयार। ड्राइवर सीट पर बैठा गार्ड सिर में गोली लगने से पहले ही मर चुका था। पीछे की सीट से हल्के लाल चश्मे पहने एक शख्स धीरे धीरे बाहर आया। यह दाऊद इब्राहिम था। दाऊद ने दोनों हाथ उठाए और हंसते हुए बोला, तुम यहां से जिंदा नहीं जा पाओगे। अर्जुन ठाकुर ने बिना सोचे दाऊद को एक जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे उसके चश्मे गिर गए। दाऊद की गालों पर थप्पड़ के निशान साफ दिख रहे थे। दाऊद इब्राहिम के सिर पर काला कपड़ा डाल दिया गया। अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। भारतीय एजेंट्स दाऊद को घसीटते हुए तेजी से एम्बुलेंस की ओर भागे, लेकिन अचानक गोलियां चलने लगी। विकी नायर, जिसका कंधा पहले से ही घायल था, अपनी जगह से खड़ा हुआ और पाकिस्तानी गार्ड्स पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगा। विकी नायर अकेला पाकिस्तानी गार्ड्स को रोकने में लगा था, ताकि बाकी चारों एजेंट दाऊद को लेकर भाग सकें। एम्बुलेंस के पिछले दरवाजे खोले गए ताकि विकी बाहर आ सके, लेकिन अब यह मुमकिन नहीं था। विकी नायर ने इशारा किया, जाओ, मैं इन्हें रोकूंगा। एम्बुलेंस तेजी से ग्रैंड हयात से बाहर निकली। पीछे विकी नायर आखिरी गोलियां चला रहा था। पाकिस्तानी गार्ड्स धीरे धीरे घायल विकी नायर की तरफ बढ़ रहे थे। अब गोलियां खत्म हो चुकी थीं। विकी नायर ने अपनी हथगोला निकाला, पिन खींची और पाकिस्तानी गार्ड्स की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी और फिर एक जोरदार धमाका, जोरदार विस्फोट से चारों तरफ आग फैल गई। विकी नायर और पाकिस्तानी गार्ड्स एक साथ भस्म हो गए। पाकिस्तानी सेना की गाड़ियां एम्बुलेंस की तलाश में सड़कों पर दौड़ने लगी। रात के 11 बजे धूल और खून से सने 4 भारतीय एजेंट्स दाऊद को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। दाऊद, जिसका सिर अब भी काले कपड़े से ढका था, चुपचाप बैठा था। एम्बुलेंस का ड्राइवर अफगानी दोस्त बिना रुके बस हेलीकॉप्टर की ओर दौड़ा जा रहा था। 1 घंटे की ड्राइव के बाद वीरान खेतों के बीच वो अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे। सामने खड़ा था एक विशालकाय हेलीकॉप्टर, जिसके चारों ओर 5-6 बलोच लड़ाके खड़े थे। जैसे ही हेलीकॉप्टर के पास पहुंचे, उन्होंने दाऊद इब्राहिम के मुंह से काला कपड़ा हटा दिया और एक झटके में
उसे हेलीकॉप्टर के अंदर धकेल दिया गया। जाने से पहले भारतीय जासूसों ने बलोच लड़ाकों और अपने अफगानी दोस्त को गले लगाया। अपैची हेलीकॉप्टर का इंजन गरजा और ब्लेड घूमने लगे। वो अब उड़ने वाले थे। जैसे ही हेलीकॉप्टर ने जमीन छोड़ी, रात के अंधेरे में वो तेजी से भारत की ओर बढ़ने लगे। एक लंबी दूरी तय करने के बाद हेलीकॉप्टर से एक फोन कॉल किया गया। स्क्रीन पर नाम चमका, जीट डोवल। फोन के दूसरी ओर आवाज आई, तैयारी शुरू करो, होली खेल कर आ रहा हूं और कास्कर को भी साथ ला रहा हूं। दूसरी ओर से जवाब आया, इतने केस पड़े हैं पहले से, क्यों ना इसे अभी यहीं खत्म कर दिया जाए। पाकिस्तान हमेशा कहता है कि दाऊद वहां नहीं है, तो क्यों ना इसे वहीं गिरा दें। दाऊद कांप उठा, मुझे मत मारो, मैं सब कबूल कर लूंगा। पर एक झटके में ट्रिगर दबाया गया और दाऊद के सिर में एक गोली समा गई। दाऊद इब्राहिम की लाश हजारों फीट की ऊंचाई से नीचे फेंक दी गई। सुबह के 5 बजे अपैची हेलीकॉप्टर भारतीय एयरबेस पर उतरा। चारों भारतीय जासूस बाहर निकले। एक काली मर्सिडीज सामने आकर रुकी। काले शीशे धीरे धीरे नीचे सरके और अंदर से दिखा जीट डोवल का चेहरा। पाकिस्तान ने हमेशा की तरह इस घटना को नकार दिया, पर हकीकत सब जानते थे। 26/11 के घाव तो कभी नहीं भर सकते, पर यह मिशन उन मासूमों के लिए इंसाफ था जो मुंबई में मारे गए थे। ये कहानी कभी सरकारी फाइलों में नहीं आएगी, ना ही किसी न्यूज चैनल पर दिखाई जाएगी। लेकिन दुनिया को यह याद रखना चाहिए, जब भी भारत के दुश्मनों ने उसकी जमीन पर खून बहाया है, किसी ने आकर वो खून साफ किया है।